भारत की टॉप 4 रियल्टी कंपनियों का विश्लेषण। कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतर निवेश है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की टॉप 4 रियल्टी कंपनियों के बारे में। रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना हमेशा से ही एक अट्रैक्टिव ऑप्शन रहा है, लेकिन सही कंपनी चुनना उतना ही जरूरी है। इस वीडियो में हम इन कंपनियों के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ग्रोथ ड्राइवर्स और रिस्क फैक्टर्स को डिटेल में समझेंगे ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डीएलएफ लिमिटेड की। ये कंपनी भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में एक बहुत बड़ा नाम है और खासकर दिल्ली एनसीआर रीजन में इसकी पहचान सबसे अलग है। डीएलएफ दिल्ली एनसीआर रीजन में एक बहुत बड़ा नाम है। इस कंपनी ने इस क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया है जो इसे एक प्रमुख खिलाड़ी बनाते हैं। इनके पास लैंड बैंक बहुत बड़ा है और इनकी रेपुटेशन भी काफी अच्छी है। डीएलएफ के पास इतनी बड़ी जमीन है कि वे आने वाले कई सालों तक नए प्रोजेक्ट्स शुरू कर सकते हैं। एनसीआर में इनकी प्रेजेंस काफी स्ट्रांग है जो इन्हें एक एज देता है। इस क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ और प्रभावशाली प्रोजेक्ट्स ने उन्हें एक अग्रणी स्थान दिलाया है। डीएलएफ का बिजनेस मॉडल काफी हद तक लीजिंग पर बेस्ड है। ये मॉडल उन्हें स्थिर और नियमित आय प्रदान करता है जो कंपनी की वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। इनके पास कमर्शियल प्रॉपर्टीज का एक बड़ा पोर्टफोलियो है जिससे इन्हें रेगुलर रेंटल इनकम होती है। ये पोर्टफोलियो उन्हें एक स्थिर और निरंतर आय का स्रोत प्रदान करता है। इसके अलावा डीएलएफ का डेट भी काफी कम है जो इनकी फाइनेंशियल हेल्थ के लिए एक अच्छा साइन है। कम कर्ज का मतलब है कि कंपनी के पास अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए अधिक वित्तीय स्वतंत्रता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जहां डीएलएफ की कई खूबियां हैं, वहीं कुछ चुनौतियां भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। डीएलएफ के केस में भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। इन फैक्टर्स को समझना और उनका विश्लेषण करना निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा रिस्क है इनका एनसीआर मार्केट पर ज्यादा डिपेंडेंस। एनसीआर मार्केट में किसी भी प्रकार की गिरावट का सीधा असर डीएलएफ के बिजनेस पर पीडीडीएच सकता है। अगर एनसीआर रियल एस्टेट मार्केट में कोई स्लो डाउन आता है तो डीएलएफ का बिजनेस भी इम्पैक्ट होगा। यह एक महत्वपूर्ण जोखिम है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में रेगुलेटरी हर्डल्स भी एक बड़ा चैलेंज है। सरकार की नीतियों और नियमों में बदलाव का सीधा असर कंपनी के प्रोजेक्ट्स पर पड़ सकता है। परमिशन में देरी, अप्रूवल में दिक्कत, ये सब फैक्टर्स डीएलएफ के प्रोजेक्ट्स को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इन समस्याओं के कारण प्रोजेक्ट्स में देरी हो सकती है जिससे कंपनी की लागत बढ़ सकती है। तो दोस्तों, डीएलएफ एक स्ट्रांग कंपनी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इन रिस्क फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा। सही जानकारी और समझ के साथ ही निवेश करना हमेशा फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं मैक्रोटेक डेवलपर्स की, जिन्हें आप लोधा ग्रुप के नाम से भी जानते होंगे। लोधा ग्रुप मुंबई रियल एस्टेट मार्केट का एक जाना माना नाम है। इनके प्रोजेक्ट्स अपनी लग्जरी और प्रीमियम क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। लोधा का फोकस हाई एंड रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स पर है और मुंबई में इनकी मार्केट शेयर काफी अच्छी है। पिछले कुछ सालों में लोधा के प्री सेल्स में काफी ग्रोथ देखने को मिली है, जो इंडिकेट करता है कि इनके प्रोजेक्ट्स की डिमांड मार्केट में अच्छी है। लोधा ने इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपेंड किया है और लंदन में भी इनके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन दोस्तों, लोधा के केस में भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। सबसे बड़ा रिस्क है इनका हाई डेट। कंपनी पर कर्ज का बोझ थोड़ा ज्यादा है जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। इसके अलावा लोधा का बिजनेस अभी मुंबई सेंट्रिक है। अगर मुंबई रियल एस्टेट मार्केट में कोई गिरावट आती है तो लोधा को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो दोस्तों, लोधा एक बड़ा नाम है और इनके प्रोजेक्ट्स की डिमांड अच्छी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इनके डेट और जियोग्राफिकल कंसंट्रेशन को ध्यान में रखना होगा। चैप्टर 3, ओबरॉय रियल्टी, लग्जरी किंग, लेकिन क्या डिमांड बनी रहेगी? दोस्तों, अब बात करते हैं ओबरॉय रियल्टी की। ये कंपनी भारतीय रियल एस्टेट मार्केट में एक प्रमुख नाम है, खासकर लग्जरी सेगमेंट में। ओबरॉय रियल्टी लग्जरी रियल एस्टेट सेगमेंट का एक बड़ा नाम है। ये कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी और प्रीमियम लोकेशंस के लिए जानी जाती है। इनके प्रोजेक्ट्स अपनी क्वालिटी, डिजाइन और लोकेशन के लिए जाने जाते हैं। हर प्रोजेक्ट में एक यूनिक टच होता है जो इसे बाकी से अलग बनाता है। मुंबई के लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट में ओबरॉय रियल्टी का दबदबा है। मुंबई जैसे शहर में जहां प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छूती हैं, ओबरॉय रियल्टी ने अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है। इनके पास कुछ बेहतरीन लोकेशंस पर प्रोजेक्ट्स हैं
और इनकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी स्ट्रांग है। ओबेरॉय रियल्टी के प्रोजेक्ट्स मुंबई के सबसे प्रीमियम एरियाज में स्थित हैं, जो इनकी ब्रांड वैल्यू को और भी बढ़ाते हैं। ओबेरॉय रियल्टी का बिजनेस मॉडल काफ़ी हद तक रेसिडेंशियल सेल्स पर बेस्ड है, लेकिन इनके पास रेंटल इनकम का भी एक अच्छा सोर्स है। यह कंपनी अपने प्रॉपर्टीज़ को रेंट पर देकर भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके अलावा ओबेरॉय रियल्टी एक डेट फ्री कंपनी है, जो इनकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को दर्शाता है। डेट फ्री होने का मतलब है कि कंपनी पर किसी भी तरह का कर्ज नहीं है, जो इसे फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है। लेकिन दोस्तों, ओबेरॉय रियल्टी के केस में भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। हर बिजनेस में रिस्क होते हैं और रियल एस्टेट भी इससे अछूता नहीं है। सबसे बड़ा रिस्क है इनका लिमिटेड ज्योग्राफिकल प्रेजेंस। ओबेरॉय रियल्टी का बिजनेस अभी सिर्फ मुंबई तक ही सीमित है। ये कंपनी अभी तक दूसरे शहरों में अपने पैर नहीं पसार पाई है, जो एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा लग्जरी रियल एस्टेट की डिमांड इकोनॉमिक कंडीशंस पर काफ़ी हद तक डिपेंडेंट होती है। अगर इकोनॉमी में कोई भी नेगेटिव चेंज आता है, तो इसका सीधा असर लग्जरी प्रॉपर्टीज़ की डिमांड पर पड़ता है। अगर इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, तो लग्जरी प्रॉपर्टीज़ की डिमांड पर असर पड़ सकता है। इकोनॉमिक स्लोडाउन के समय लोग लग्जरी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। तो दोस्तों, ओबेरॉय रियल्टी एक स्ट्रांग ब्रांड है और इनकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इनके ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन और लग्जरी डिमांड के रिस्क को ध्यान में रखना होगा। इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। चैप्टर 4 गोदरेज प्रॉपर्टीज, तेजी से आगे बढ़ता हुआ खिलाड़ी, लेकिन क्या मार्जिन और एक्सिक्यूशन पर ध्यान है? अंत में बात करते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज की। यह कंपनी भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और तेजी से आगे बढ़ रही है। गोदरेज प्रॉपर्टीज गोदरेज ग्रुप का एक हिस्सा है, जो भारत के सबसे भरोसेमंद बिजनेस ग्रुप्स में से एक है। गोदरेज ग्रुप की स्थापना 1897 में हुई थी और तब से यह ग्रुप विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहचान बना चुका है। गोदरेज प्रॉपर्टीज का फोकस पैन इंडिया एक्सपेंशन पर है और इनके प्रोजेक्ट्स देश के कई बड़े शहरों में हैं। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और चेन्नई जैसे शहरों में इनके कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। गोदरेज ब्रांड का ट्रस्ट और इनकी क्वालिटी के कारण इनके प्रोजेक्ट्स की डिमांड अच्छी रहती है। ग्राहकों का विश्वास और संतुष्टि गोदरेज प्रॉपर्टीज की सबसे बड़ी ताकत है। गोदरेज प्रॉपर्टीज काफ़ी आक्रामक तरीके से लैंड एक्वायर कर रही है और इनके पास फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा लैंड बैंक है। यह लैंड बैंक कंपनी की भविष्य की योजनाओं के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। लेकिन दोस्तों, गोदरेज प्रॉपर्टीज के केस में भी कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। हर तेजी से बढ़ती कंपनी के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। सबसे बड़ा रिस्क है इनका लोअर मार्जिन। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव बना रहता है, खासकर जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है। कंपटीशन को देखते हुए गोदरेज प्रॉपर्टीज को अपने मार्जिन पर प्रेशर झेलना पड़ता है। ये प्रेशर कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा इतने बड़े लेवल पर एक्सपेंशन के साथ एक्सिक्यूशन रिस्क भी जुड़ा हुआ है। बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर और बजट के भीतर पूरा करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है। प्रोजेक्ट्स में देरी या कॉस्ट ओवररन जैसी समस्याएं आ सकती हैं। यह समस्याएं कंपनी की रेपुटेशन और फाइनेंशियल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो दोस्तों, गोदरेज प्रॉपर्टीज एक तेजी से आगे बढ़ती हुई कंपनी है और इनके पास ग्रोथ की काफ़ी संभावनाएं हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको इनके मार्जिन प्रेशर और एक्सिक्यूशन रिस्क को ध्यान में रखना होगा। निवेशकों को कंपनी की वित्तीय स्थिति और भविष्य की योजनाओं का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए ताकि वे सही निर्णय ले सकें। आउटरो, भारत की टॉप 4 रियल्टी कंपनियों का विश्लेषण। आप किस में निवेश करेंगे? तो दोस्तों, ये थी भारत की टॉप 4 रियल्टी कंपनियों का विश्लेषण। हर कंपनी के अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपना रिसर्च करना होगा और अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखना होगा। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करेगा।